हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे कंटिन्यू। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सब मैंने इसमें आपके लिए संपूर्ण व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें से मैंने एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आपने मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद तिवारी, यदि आपने स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, इसमें हम देखते हैं, ये मेरी जो वीडियो है ये है हिंदी व्याकरण #3 है। अब तक इसके 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, पहला और दूसरा, ये तीसरा पार्ट है। तो आप पहले उन 20 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें। तो बच्चों, इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त विकल्प है। इन 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है कि अवसर का लाभ उठाना। आपको पता होगा जिन शब्दों के पीछे ना जुड़ा होता है, जिन शब्दों के पीछे क्या जुड़ा होता है बच्चों? ना, वो अक्सर क्या होते हैं? मुहावरे। तो अवसर का लाभ उठाना, जो ये मुहावरे का अर्थ दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक बताना है। जैसे आकाश पाताल एक करना, ये तो होगा नहीं, ये तो डिलीट हुआ। अंगारों पर पैर रखना, ये भी नहीं होगा। अवसर का लाभ उठाना, फूली ना समान अत्यधिक प्रश्न होना, ये भी नहीं होगा। बहती गंगा में हाथ धोना, क्या होगा इसका बच्चों? बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर का लाभ उठाना का क्या होगा? बहती गंगा में हाथ धोना, फर्स्ट विकल्प। दूसरा देखते हैं इसमें, सम और सम। बच्चों, ये युग्म शब्द है, इसमें तो है दंत से और इसमें है तालब से। आपको पता होगा, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये जो से होता है ये तो होता है दंत से, और ये वाला जो से होता है इसको बोलते हैं हम तालब से, जो तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। और ये होता है षटकोण वाला, इसको बोलते हैं हम मूर्धन्य से। तो आई होप आपको तीनों से समझ आ गए होंगे। इसे तो बोलते हैं दंत से, तालव्य से और मूर्धन्य से। इसको देखते हैं, इसमें पूछा क्या है? सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में प्रयुक्त हुआ है? तो आपको बताना है। आपको सिंपल बता, इसका तो आपको पता ही होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा समकोण, सम चतुर्भुज, सम त्रिभुज। तो सम का मतलब क्या हुआ? समकोण, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान। तो समान किस विकल्प में है? इन 2 विकल्प में है, नहीं है। तो ये 2 विकल्प हमने डिलीट कर दिए। अब हमारे पास बचे हैं ये 2 विकल्प, इनमें से हमें राइट आंसर निकालना है। तो बच्चों, हम कैसे निकालते हैं? समान इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो चल रहे हैं यहाँ तक। अब देखना है इसमें शांति होगा या विघ्न होगा। अब आपको पता है ये वाला जो सम आता है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, जब भी ये तालव्य से आता है तो इस सम का अर्थ होता है शांति। क्या होता है बच्चों? इसमें भी स है और इसमें भी स है। तो इसका राइट जो आंसर क्या होगा? दूसरा विकल्प, क्योंकि इसमें सम का अर्थ क्या होगा? शांति वाला, तो विघ्न नहीं होगा इसमें। तो ये तो क्या हो गया? डिलीट। ये क्या हो गया? डिलीट। और ये दोनों हमने पहले से ही डिलीट कर दिए। तो बचा कौन सा राइट आंसर? सेकंड विकल्प। इसका तो क्या होगा बच्चों? इसका तो होगा सम और इसका क्या होगा? शांति। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। तो ये मैं आपके लिए 1 वर्ड में से एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसमें आपको मैं 4 1 वर्ड क्लियर कराऊंगी। एक क्वेश्चन का लाने का मतलब है 4 क्वेश्चन हल कराना। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अच्छे से कर सको। जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित है उसे कौन सा अभिनय बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर तो होगा आहार्य अभिनय। 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, आहार्य अभिनय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो गया? 4th विकल्प। अब 3 जो विकल्प है उनको मैं भी आपको समझा देती हूँ बच्चों। कायिक अभिनय क्या होता है? कायिक अभिनय किसे बोलते हैं बच्चों? कायिक अभिनय किसे बोलते हैं? जो अभिनय आंगिक चेष्टाओं से संबंधित हो। अंग की चेष्टाओं से। काया का मतलब क्या होता है? शरीर,
तो आंगिक चेष्टाओं से संबंधित जो अभिनय होता है वो होता है कायिक अभिनय। सात्विक अभिनय क्या होता है? जो अभिनय हाव भाव से संबंधित हो। किससे संबंधित हो बच्चों? हाव भाव। जो अभिनय हाव भाव से संबंधित हो उसे बोलते हैं सात्विक अभिनय। और वाचिक से तो आपको पता ही चल रहा होगा, वाच प्लस इक। जो अभिनय वाणी से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? वाणी से संबंधित हो, उसे बोलेंगे वाचिक अभिनय। तो आई होप बच्चों ये चारों अभिनय आपको क्लियर हो गए हैं। कायिक एक बार रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। तो कायिक का क्या होगा बच्चों? जो शारीरिक चेष्टाओं मतलब शरीर से संबंधित हो वो तो होता है कायिक। सात्विक जो अभिनय हाव भाव से संबंधित हो उसे बोलेंगे सात्विक। और जो अभिनय वाणी से संबंधित हो उसे बोलेंगे वाचिक। और जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? आर्य। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलरव, ये बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पर्यायवाची शब्द से लिया है। तो इसमें है कलरव, हारित और पारावात किसके पर्यायवाची हैं? तो बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है, यदि आपको ये याद है तो आप तुरंत 1 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। यदि याद नहीं है तो ये ऐसे सब पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, युग्म शब्द हुआ, ये ऐसा शब्दकोश है, इसको एक दिन में हम याद नहीं कर सकते। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक पर्यायवाची डेली पढ़ोगे तब जाके आपको याद होते हैं। तो मैंने इसमें 3 पर्यायवाची लिए हैं, कलरव, हारित और पारावात। तो बच्चों इसमें से मुझे पारावात का तो खूब पता है। पारावात का क्या होता है? पारावत का होता है कबूतर। क्या होता है बच्चों? कबूतर। तो कबूतर फर्स्ट विकल्प में है नहीं, सेकंड में है नहीं, फोर्थ में है नहीं, तो बचा कौन सा? थर्ड विकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कबूतर। बच्चों याद रख लेना, कलरव, हारित और पारावत किसके पर्यायवाची हैं? कबूतर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5वां, शीलबंद शब्द है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए उसमें से लिया है, वो है ना तत्सम तद्भव देशज विशेषज, उसमें से लिया है ये। तो इसमें बताना है तत्सम है ये, तद्भव है या विदेशी है या संकर है। तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा इसका। तो शीलबंद कैसा शब्द है बच्चों? देखो इसमें आया हुआ सील और बंद 2 शब्द हैं इसमें, सील और बंद कितने शब्द हैं बच्चों? 2। तो बच्चों सील का अर्थ होता, सील जो है ये तो अंग्रेजी का है और जो बंद शब्द है ये है फारसी का। तो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। जब दो शब्द अलग अलग भाषाओं से मिलाकर बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम बच्चों संकर शब्द। कौन से शब्द बच्चों? संकर शब्द। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? फोर्थ विकल्प। याद रख लेना, सील शब्द है इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा का, और बंद शब्द है फारसी का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला है पिताजी कल सुबह तक आएंगे। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? इस वाक्य में कौन सा पदबंध होगा? ये गलत लिखा दिया है, इसको आप नहीं पढ़ें, इसको पढ़ें पदबंध। क्या है ये बच्चों? पदबंध। पदबंध। पिताजी कल सुबह तक आएंगे और इसमें इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। इसमें अंडरलाइन है तक तक। कहाँ तक है बच्चों? तक तक। पिताजी कल सुबह तक रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो पहला है संज्ञा पदबंध। पहला क्या है? संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध और तीसरा है विशेषण पदबंध और चौथा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो बच्चों पदबंध ये 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको सिंपल समझाती हूँ, वेरी सिंपल है। यदि ये रेखांकित जो शब्द है पिताजी तक होता, किस तक होता? पिताजी तक होता, तो इसमें हो जाता संज्ञा पदबंध। कौन सा हो जाता बच्चों? इसमें संज्ञा पदबंध ये हो जाता। तो इसमें पिताजी पर अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन कहाँ तक किया हुआ है? तक। पिताजी कल सुबह तक। सर्वनाम इसमें आया नहीं। आपको पता है सर्वनाम में तो कौन, क्या, कब, कैसे, तुम, वह, जो, सो होता तो कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा इसमें, ये भी डिलीट,
ये भी डिलीट। विशेषण का मतलब क्या है, इसमें विशेषण आना चाहिए था, जैसे काला पुरुष, काला होता तो इसमें चल जाता, वो भी नहीं है। अब सिर पे बचा तक। क्या है आपको पता होगा, जो ये तक है ये क्या है, अव्यय शब्द। क्या है, अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द, इसको आप डिलीट करना। तो इसको भी, तक क्या होता है, एक अव्यय शब्द होता है, अविकारी शब्द जो क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सीधा का सीधा क्रिया विशेषण, क्योंकि हमें तक अंडरलाइन किया है और हमें पता है तक क्या होता है बच्चों, क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य में कौन सा पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बच्चों मैं जहां तक समझ पा रही हूं ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वाक्य में कौन सा पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, कर्ता पद, दूसरा है कर्म पद, तीसरा है करण पद और चौथा है क्रिया पद। तो बच्चों आप सोच लो इसका आंसर क्या होगा। कहीं आपने यदि ये कर्ता सोचा है ना, कर्ता सोचा है कि कर्ता होगा वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण पद, तो बिल्कुल आपका बड़ा वाला सा क्या होना चाहिए, इस पे क्रॉस का चिन्ह। यदि आपने सोचा है कर्म होगा तो इस पर भी आपका बड़ा वाला क्रॉस होना चाहिए। यदि आपने सोचा होगा करण पद, इस पर भी आपका बड़ा वाला क्रॉस होना चाहिए। तो ये तीन विकल्प बिल्कुल नहीं है इसमें। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें, कौन सा विकल्प सही है बच्चों, फोर्थ विकल्प। कौन सा विकल्प, फोर्थ, क्रियापद। कैसे, मैं आपको बताती हूं कि वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण, वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, कौन सा होता है बच्चों, क्रियापद। कैसे बच्चों, यदि आपने कर्ता बोला, जैसे कि मैंने बोला सोहन, तो आपको पूरे वाक्य का अर्थ का बोध नहीं हुआ। कर्म, फुटबॉल बोल दिया जैसे आपने, इसमें भी पूरे वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ। करण तो आप जानते हैं साधन का काम होता है, चाकू, जैसे चाकू को हम करण बोल सकते हैं, ये भी नहीं है। लेकिन क्रियापद इतना महत्वपूर्ण है बच्चों, बस आपने एक क्रियापद बोला पी ना, आपने क्या बोला, क्रियापद पीना बोला, क्रिया शब्द बोला पीना, तो आप इस पीना वर्ड से सोच सकते हो कि वो कुछ ना कुछ तो पी रहा होगा, जूस पी रहा है या मिल्क पी रहा है या टी पी रहा है। तो इस पीना क्रिया से हम पूरे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इसको वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। क्योंकि पीना हुआ, खाना क्रिया है, खाना क्रिया हो। उसी प्रकार से यदि आप खाना क्रिया को बोलते हो तो हम अपने माइंड में इमेज कर सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ खा रहा होगा, कुरकुरे खा रहा है या पाव भाजी खा रहा है या चाउमीन खा रहा है या नूडल्स खा रहा है, XYZ जो भी है। तो उससे हम क्रियापद से पूरे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता चल गया, इसका कौन सा होगा, फोर्थ विकल्प। और कैसे हुआ वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीका से समझा दिया है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, वाक्य में कौन सा पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद माने जाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं इसमें। 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 3। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य या इसको हम मिश्रित भी बोल सकते हैं, और जो तीसरा होता है वह होता है, आपने पढ़ा होगा संयुक्त वाक्य। कौन सा बच्चों, संयुक्त वाक्य। तो समझ आया आपको, पहला सरल, दूसरा मिश्र और तीसरा संयुक्त। तो संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, 3। पहला हुआ सरल, दूसरा हुआ मिश्र और तीसरा हुआ संयुक्त। तो पहले में नहीं है, इसमें 2 है, ये भी कैंसिल। तो राइट विकल्प कौन सा हुआ, सेकंड विकल्प 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे इतनी अच्छी तरीके से बनाया है आपके लिए। राधा बोली, तुमने जो कुछ किया ठीक है,
उपर्युक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ना, मैंने तब से आपको नोटिस करने को कहा है कि वाक्य में पूछा क्या जा रहा है। इसमें नहीं पूछा जा रहा है या है पूछा जा रहा है, यस है या नो है, ये देखना है। इसमें क्या है, नो। तो बच्चों इसमें नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, नहीं। कैसे कि उपर्युक्त वाक्य में किस किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 3 तो ऐसे होंगे इसमें से जिसमें विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और एक ऐसा होगा जिसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखते हैं बच्चों, इसमें हम राधा बोली, तो देखो बच्चों इसमें मैंने यहाँ पर ये लगा, इसको बोलते हैं बच्चों, जैसे ऐसे आ गया, कैसे आ गया, ऐसे, इसको बोलते हैं अल्प विराम। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अल्प विराम। तुमने जो कुछ किया ठीक है, तो इसमें ऊपर आया हुआ ये वाला, इसको बोलते हैं हम बच्चों, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं हम अवतरण। इसे क्या बोलते हैं, अवतरण। अवतरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल वाला होता है, ये कैसा होता है, सिंगल, ये वाला 6 9, ये 6 9 वाला, ये तो सिंगल है, सिंगल अवतरण या इसे सिंगल अवतरण। और एक होता है दोहरा, डबल वाला, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं डबल अवतरण या दोहरा अवतरण। और ये दिया हुआ है इसमें। और बच्चों एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये जो चिन्ह है ये पूर्ण विराम के बाद लगता है। ये कब लगता है, देखो मैंने पूर्ण विराम के बाद लगाया है, हमेशा ध्यान रखो ये पूर्ण विराम के बाद ही लगेगा। आपको दिख रहा होगा वाक्य में पूर्ण विराम के बाद है। तो इसमें देखो ये अल्प विराम हुआ, इसमें अवतरण हुआ, ये वाला अवतरण, ये वाला अल्प विराम, और पूर्ण विराम वाला ये रहा, ये कौन सा हुआ, पूर्ण विराम। तो 3 तो हैं इसमें, और इसमें पूछा क्या था, नहीं, पूछा क्या था, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4th विकल्प। कौन सा हो गया, 4th विकल्प। समझ आ गया होगा आपको बच्चों। मैंने इसमें अल्प विराम का चिन्ह आपको पता चल गया, ये होता है अवतरण का, ये वाला, और ये अल्प विराम का, ये पूर्ण विराम का। और अर्ध विराम का मैं आपको बता देती हूँ कौन सा होता है, एक तो बिंदी होती है और एक ऐसे कॉमा होता है, ये होता है अल्प विराम का। ये किसका होता है बच्चों, अल्प विराम का। समझ आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं खाना खा चुका था, वाक्य में कौन सा काल है। तो बच्चों रीट हो या बीएसटीसी हो या कोई भी एग्जाम हो, काल से क्वेश्चन हमेशा आया है और अब भी आएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि काल कौन सा है, इसमें काल कौन सा है। पहला है आसन्न भूतकाल, दूसरा है सामान्य भूतकाल, और तीसरा है संदिग्ध भूतकाल, और चौथा है पूर्ण भूतकाल। तो बच्चों मैंने काल प्रकरण मेरे स्टडी विद तिवारी चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से काल का टॉपिक पढ़ा रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने बाय ट्रिक पढ़ाया है आपको, ट्रिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूल सकते। तो इसमें आया क्या, यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, मैं खाना खा चुका, यदि ये सेंटेंस यहाँ तक होता, था नहीं होता, तो ये जाता सामान्य भूतकाल में। ये किस में जाता बच्चों, सामान्य भूतकाल में। यदि इसमें आया है था, मैं खाना खा चुका था, था आया है मतलब वो कंप्लीट कर लिया उसने, मैं खाना खा चुका था, तो इसमें कौन सा होगा, पूर्ण भूतकाल। इसमें कौन सा होगा बच्चों, पूर्ण भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको, मैं यदि संदिग्ध को मतलब है संदेह करना, वह खाना खा चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा होता इसमें पीछे, तो संदिग्ध होता। वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, तो इसमें मैं खाना खा चुका था, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। कौन सा होगा बच्चों इसमें, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। आसन में तो ये होता मैं खाना खा चुका था, नहीं सॉरी मैं खाना खा चुका। संदिग्ध में होता वह खाना खा रहा होगा, नहीं वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वो होता संदिग्ध में।
वो किस में होता बच्चों? संदिग्ध में। तो राइट आंसर क्या हुआ? खा चुका था, कंप्लीट कर लिया उसने अपने खाना, और भूतकाल में किया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। तो बच्चों ये थे 10 क्वेश्चन। इतने भी सिंपल नहीं थे, 2-4 क्वेश्चन फिर भी मैंने आपके लिए सिंपल रखे थे, क्योंकि आपको कहीं ऐसा डिमोटिवेट ना हो जाए आप, इसलिए मैंने आपको ऐसे रखे थे जिससे आप आसानी से कर सकते हो। यदि आपके इसमें से 8 या 7 क्वेश्चन सही हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं, आप अपने आप को बेहतर स्थिति में मान सकते हो। और यदि इससे नीचे हैं, यदि आपके 5 या 6 सही हो रहे हैं तो आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। और यदि आपके 8-7 हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। तो बच्चों आप क्लास को लास्ट तक देखा करें, ये नहीं आपने आधी देख ली आधी छोड़ दी, तो लास्ट तक देखा करें इस क्लास को। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी लाइक शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लेने में बेफ्रेंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।